वेलकम बैक। और तफसीलात में सबसे पहले शामिल करेंगे सरबजीत सिंह की फांसी के हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी ने जो उनकी सजा माफ की है, उस बयान के हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी ने भारतीय जासूस सरबजीत सिंह की फांसी की सजा माफ कर दी है। फौरी रिहा करने के इकदाम भी जारी कर दिए गए हैं। भारत में सरबजीत सिंह के अहल खाना खबर सुनते ही खुशी से निहाल हो गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने भारतीय कैदी सरबजीत सिंह की फांसी की सजा उम्र कैद में तब्दील कर दी है। फौरी रिहाई के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। वजीर कानून ने सरबजीत सिंह की रिहाई की समरी वजारत दाखिला को भिजवा दी है। तर्जुमान ऐवान सदर ने खबर की तस्दीक करते हुए कहा है कि सरबजीत सिंह की सजाए मौत को उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया गया है। सदर मुमलिकत ने सरबजीत सिंह की फौरी रिहाई के अहकाम भी जारी कर दिए हैं। वजीर कानून ने भारतीय सरबजीत सिंह की रिहाई के लिए समरी वजारत दाखिला को भिजवा दी है। जराये के मुताबिक वजारत कानून की वजारत दाखिला को भेजी गई समरी में कहा गया है कि सरबजीत सिंह को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। वाज़ेह रहे कि सरबजीत सिंह को 1990 में लाहौर और मुल्तान में बम धमाकों में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार किया गया था। इन धमाकों में 14 अफराद जाँ बहक हुए थे। सरबजीत सिंह के अहल खाना ने इसकी रिहाई के अहकाम की खबर पर खुशी का इजहार किया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने भारतीय जासूस सरबजीत सिंह की फांसी की सजा माफ कर दी है। फौरी रिहा करने के अहकाम जारी किए गए हैं। वाज़ेह रहे एंटी टेररिस्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी सरबजीत सिंह की फांसी की सजा को बरकरार रखा था, लेकिन सदर आसिफ अली जरदारी की जानिब से इनकी सजा को माफ कर दिया गया है और कहा गया है सजा को माफ किया है और फौरी तौर पर रिहाई के अहकाम भी जारी किए गए हैं। भारत में सरबजीत सिंह के अहल खाना खबर सुनते ही खुशी से निहाल हो गए। इस्लामाबाद से रॉयल न्यूज के नुमाइंदे फैसल अवान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात देते हैं इस हवाले से। फैसल अवान, बताइएगा कि कब तक रिहाई मुमकिन है सरबजीत सिंह की? ये अहकाम तो जारी कर दिए हैं सदर मुमलिकत ने और वजारत कानून की तरफ से जो है वो समरी जो है वो वजारत दाखिला को मसूल भी हो गई है। तो उम्मीद है कि कल सुबह तक जो है वो रिहाई अमल में आएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल अवान हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। कल सुबह तक रिहाई जो है वो मुतवक्के है सरबजीत सिंह की। सदर जरदारी ने भारतीय जासूस सरबजीत सिंह की फांसी की सजा माफ की है, जो कि लाहौर और मुल्तान में होने वाले बम धमाकों में मुलव्विस थे। 15 पाकिस्तानी इन धमाकों के नतीजे में जाँ बहक हुए थे। उसके बाद सरबजीत सिंह को 1990 में लाहौर और मुल्तान में बम धमाकों में मुलव्विस होने पर गिरफ्तार भी किया गया। इन धमाकों में 14 अफराद जाँ बहक हुए थे और उसके बाद इनको सजाए मौत सुनाई गई थी, फांसी की सजा दी गई थी, लेकिन अब सदर जरदारी की जानिब से इनकी सजा को माफ कर दिया गया है उम्र कैद में तब्दील करके। और ये भी अहकाम जारी किए गए हैं कि अगर इनकी सजा पूरी हो गई है तो फिर इनकी रिहाई का बंदोबस्त किया जाए। अब उम्मीद की जा रही है कि कल सुबह तक सरबजीत सिंह की रिहाई मुतवक्के है और उनके अहल खाना ने इस खबर पर खुशी का इजहार किया है। सीनियर तजियाकार आसिफ महमूद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। आसिफ महमूद साहब, रॉयल न्यूज में खुशामदीद कहेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका। आसिफ महमूद साहब, सरबजीत सिंह की फांसी की सजा माफ कर दी गई है सदर जरदारी की जानिब से। एंटी टेररिस्ट कोर्ट और फिर हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी सजा को बरकरार रखा था, लेकिन सदर जरदारी ने माफ कर दिया है। कोई डील नजर आ रही है? क्या वजह है जो इतनी अहम जो वाकया थे, 15 अफराद जाँ बहक हुए थे, उसके बाद भी माफ कर दिया गया? देखिए, सिर्फ ये माफी नहीं, कुछ दिन पहले मलिक रियाज साहब के एक गार्ड को भी माफी दी गई है जिसको अदालत ने सजा सुनाई थी। असल इशू तो ये है कि ये सदारती जो पावर ऑफ वार्डन है इसको गौर करना होगा। इसके ऊपर आइन की बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं, तमाम चीजों को देखना होगा। आइन में बहरहाल सदर जरदारी को ये इस्तेकाक तो मौजूद है कि वो किसी को भी माफ कर सके, लेकिन आइन में सदर जरदारी को ये इस्तेकाक नहीं है कि वो किसी आदमी के कातिल को माफ कर सके। सरबजीत सिंह बहुत से लोगों का कातिल था और सरबजीत सिंह को उनके वरसा की मुआफी के बगैर प्रेसिडेंट साहब माफ नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट साहब दरफुंतनी छोड़ने पे आए हुए हैं। प्रेसिडेंट साहब के आगे जो चीज आ रही है उसको मलिया मेट करने पे तुले हुए हैं। अब प्रेसिडेंट को कौन रोक सकता है? जो चीज उसके आगे आ रही है वो उसको बिल्कुल रोनते हुए प्रेसिडेंट साहब दंदनाते हुए इस मुल्क के अंदर फैसले कर रहे हैं। जब किसी का कोई आदमी कत्ल हो जाता है तो उसको कोई सदर माफ नहीं कर सकता, सिर्फ वरसा माफ कर सकते हैं। ये अल्लाह का कानून है, ये शरीयत का कानून है। सरदारी साहब लगता है कि इस वक्त ना अल्लाह के कानून को मान रहे हैं ना शरीयत के कानून को मान रहे हैं, वो सिर्फ अपने पेट की आंख से मामलात को देख रहे हैं और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। कातिल को अजरू शरीयत, अजरू पाकिस्तानी कानून, अदालतों के फैसले आ चुके हैं उसके ऊपर। सदर आर्टिकल 45
एक्ट के तहत दीगर जराइम तो माफ कर सकता है, लेकिन किसी कातिल को माफ नहीं कर सकता। सरबजीत सिंह अगर महज एक जासूस होता तो प्रेसिडेंट उसको माफ कर सकते थे, लेकिन वो 12-15 आदमियों का कातिल है, और जिन जिनका वो कातिल है उनके बच्चे हैं, उनकी बेवाएं हैं, उनके लवाहिकीन इस मुल्क में मौजूद हैं, जब तक वो माफ नहीं कर सकते प्रेसिडेंट कैसे माफ कर सकता है किसी को। जी आसिफ साहब, भारत की जानिब से तो इन तमाम तर मामलात में कभी नरमी नहीं दिखाई गई है। अब सदर जरदारी ने इसकी सजा को माफ किया है, क्या नताइज बरामद हो सकते हैं इसके? पाकिस्तान में अंदरूनी जो मामलात हैं वो किस हद तक डिस्टर्ब हो सकते हैं? देखिए, इंडिया की तरफ से नरमी दिखाई भी जाए तो प्रेसिडेंट इसको नहीं छोड़ सकते। ये कोई सियासी इशू नहीं है, लोगों के लोग मरे हुए हैं, वरसा उनके मौजूद हैं। ये अल्लाह के रसूल का कानून है भाई, वली का कानून, ये किसी मौलवी का बनाया हुआ कानून नहीं है। तो भारत आपके सारे कैदी भी छोड़ दे, आप फिर भी किसी कातिल को नहीं छोड़ सकते। खुदा के कानून को मजाक नहीं समझना चाहिए इस मुल्क में। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आसिफ महमूद साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। सीनियर तज्ज़ियाकार आसिफ महमूद रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका ये कहना था इस तमाम तर सूरत हाल पर कि सदर जरदारी जो है वो किसी कातिल की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकते हैं। इन कातिल जो 15 अफराद जाँ बाक हुए थे, इनके वरसा अब भी जिंदा हैं, उनको ये इख्तियार हासिल है कि वो इनको माफ़ करें, सरबजीत सिंह को, या नहीं माफ़ करें। बिजली की लोड शेडिंग आवाम के लिए अजाब बन गई है। हुकूमती दावों के बावजूद शदीद गर्मी में बिजली का बहरान जारी है। मुख्तलिफ शहरों में तवील लोड शेडिंग से तंग शहरियों ने हुकूमत और वापडा के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। मुश्तइल मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए संजीदा इकदाम उठाए। डेरा गाजी खां में नन्हे मुन्ने बच्चे भी सड़कों पर आ गए। तवानाई बहरान पर हुकूमती इत्तेहादी भी नाराज होने लगे। हुकूमत की इत्तेहादी जमात अवामी नेशनल पार्टी ने भी बिजली बहरान हल करने की वार्निंग दे दी है। पंजाब में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। लाहौर, उकाड़ा, कसूर समेत कई शहरों में लोड शेडिंग के सताए अवाम सड़कों पर निकल आए। मुल्क में बिजली की लोड शेडिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। वज़ीर आज़म परवेज अशरफ ने मसले के हल के लिए कमर कस ली है, लेकिन अवाम के सामने जब तक कुछ नहीं आता उनका एहतजाज जारी रहेगा। उकाड़ा में लोड शेडिंग के खिलाफ सैकड़ों मुजाहिदीन ने टायर जलाकर जीटी रोड ब्लॉक कर दी। मुजाहिदीन ने पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस के लाठीचार्ज से मुतादिद मुजाहिदीन जख्मी हो गए। लाहौर में भी रावी रोड पर लोड शेडिंग और पानी की कमी के खिलाफ एहतजाज और तोड़फोड़ की गई, जिससे ट्रैफिक ब्लॉक हो गया। मुजाहिदीन का कहना था कि हुक्मरान सियासी झगड़ों को छोड़कर तवानाई के बहरान पर तवज्जो दें। कसूर के इलाके अठेलपुर में भी बिजली के सताए अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिदीन ने रायविंड रोड ब्लॉक कर दी। मुल्तान के इलाके जलालपुर, पीरवाला में मुश्तइल अफराद ने वापडा ऑफिस में तोड़फोड़ की। उधर डेरा गाजी खान में तवील लोड शेडिंग के खिलाफ बच्चे भी सड़कों पर आ गए। लोड शेडिंग के सताए बच्चों ने टायर जलाकर मुजाहिदा किया। डेरा गाजी खान शहर में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया है। लोड शेडिंग से तंग आकर बच्चे भी एहतजाज करने पर सड़कों पर आ गए। उन्होंने पत्थर बाजार के मुकाम पर टायर जलाकर एहतजाज किया और ट्रैफिक ब्लॉक कर दी। इस मौके पर पुलिस भी पहुंच गई, ताहम बच्चों ने 2 घंटे तक सड़क पर एहतजाज किया और हुकूमत और वापडा के खिलाफ नारेबाजी की। मुल्क भर में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, और इस हवाले से लाहौर, उकाड़ा, कसूर समेत कई शहरों में लोड शेडिंग के सताए शहरी सड़कों पर निकल आए हैं। मुख्तलिफ शहरों में तवील लोड शेडिंग से और वापडा के खिलाफ शदीद एहतजाज और नारेबाजी किया है। अवाम की जानिब से मुश्तइल मुजाहिरीन का यह मौक़िफ़ है कि हुकूमत तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए संजीदा इकदाम उठाए। डेरा गाजी खान में नन्हे मुन्ने बच्चे भी सड़कों पर आते नजर आए हैं, एहतजाज करते नजर आए हैं, और हुकूमती इत्तेहादी भी नाराज होने लगे हैं। हुकूमत की इत्तेहादी जमात अवामी नेशनल पार्टी ने भी बिजली बहरान के हल की वार्निंग दे दी है। सीनियर तज्ज़ियाकार अली नासिर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। अली नासिर साहब, रॉयल न्यूज़ में खुशामदीद कहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया। ठीक है अली नासिर साहब, वजीर आजम राजा परवेज अशरफ तमाम तर मसाइल को एक तरफ रखकर बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करके ही दम लूंगा। अब तो हुकूमती इत्तेहादियों ने भी जो है वार्निंग दे दी है अवामी नेशनल पार्टी ने कि बिजली का बहरान हल ना किया गया तो वो साथ नहीं रहेंगे। क्या आपको लगता है इस बार राजा परवेज अशरफ बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा कर सकेंगे? उनके दावे ही रह जाएंगे, क्योंकि अब तो या दुआ की जरूरत है या दवा की जरूरत है, जो दोनों वो नहीं कर रहे, खाली दावे कर रहे हैं। और पहले भी वो दावे करते रहे 31 दिसंबर को जो है बिजली की लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन सन जो है वो नामालूम था। आज भी वो इस तरह की बातें जरूर कर रहे हैं, और मे बी कुछ अरसे के लिए, क्योंकि उनको अपनी जो पोजीशन है उसको मुस्तहकम करना है, वो इस बिजली बहरान को कम करने की दिखा के ऐसे शो करेंगे कि भाई मेरे वजीर आजम बनने से मसाइल हल हो गए। देखें, असल में हकीकी मसला जो है
उसको हमें हल करना है। पहली बात यह है कि आपके प्रोग्राम में पहले भी अर्ज किया था कि हमारे पास इंस्टॉल्ड कैपेसिटी मौजूद है। हम बिजली क्यों नहीं बना रहे? क्योंकि ईंधन बहुत महंगा है। ईंधन खरीदने के पाकिस्तान के पास वसाइल भी मौजूद नहीं है, और अगर हम कोशिश करके वो ईंधन खरीद भी लेते हैं तो भी हमें इतना महंगा पड़ेगा कि उसके बाद अवाम पर बिजली का जो बिल है वो बिजली की तरह ही गिरा करेगा, और अब भी गिर रहा है और ज्यादा शिद्दत से गिरेगा। मसले का हल सिर्फ इतना है कि हम जल्द से जल्द और वसाइल बरूए कार लाएं, यानी कि डैम बनाएं, जो कि मैं पहले भी कहता रहा हूं। इसके साथ साथ आज आपको एक नया जाविया भी दे देता हूं। जब पानी से बिजली बनाकर हम अपने पाक वतन को बिजली दे सकते हैं तो हमें कोयले से अपने हाथ काले करने की क्या जरूरत है? थर्कोल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, बहुत तहकीक हो रही है, हम यूं कर देंगे, हम ऐसे बिजली बना देंगे, हम आसमानी बिजली को कोल में डाल देंगे, उससे हम बिजली बना देंगे, लेकिन वो इतना मुमकिन नहीं है, क्योंकि हमारे पास वहां भी वसाइल मौजूद नहीं है। जो एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। माइनिंग के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए वो हमारे पास मौजूद नहीं है। मेरे ख्याल से मैं हल करके आपको ये बता देता हूं कि दरअसल मसले की जड़ ये है कि साइंसी तहकीक से ये मसला हल होगा, इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, और एक दिन का काम नहीं है कोयला निकालना भी। तो मेरे ख्याल से अभी तक वजीर आजम साहब ने ना तो कोल के बारे में कोई बात की, ना डैम के बारे में कोई बात की, ना कोई और इस तरह की बात की। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि ईंधन के लिए अब हम पैसे दे देंगे, और वो पैसे जो ईंधन की मद में जाएंगे उससे बिजली पैदा होगी। जी अली नासिर साहब, सबसे सस्ता जरिया क्या हो सकता है बिजली की पैदावार का? और दूसरा ये बताएं कि कितना नुकसान हो रहा है पाकिस्तानी मईशत को इस लोड शेडिंग से? देखिए, लोड शेडिंग से तो मुख्तलिफ नौइयत के नुकसान हो रहे हैं, जिनका तखमीना वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है जो ज़राए अब्लाग में आई थी, तकरीबन 400 अरब रुपए की थी। उसके आसपास एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और दीगर माशी जो इंडिकेटर्स हैं वो भी आपको जो है खराब होते दिखाई देंगे। मुल्क की मईशत ज़बू हाली का शिकार है। जहां तक आपने बताया और पूछा कि सबसे जो सस्ता जरिया बिजली पैदा करने का है वो क्या है, देखिए सबसे सस्ता जरिया पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है वो पन बिजली बनाने का है। हमारे पास जो कैपेसिटी मौजूद है कि हम रन ऑफ द रिवर के ऊपर, यानी दरिया के बहाव के ऊपर हम डैम बना ले तो हमारे मसाइल किसी हद तक खत्म हो सकते हैं या कम हो सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो जरिया है वो हमारे पास पुरअमन जोहरी तवानाई के जरिए अपने जो आप कह सकते हैं इल्यूमिनेट कर सकते हैं हम अपने मुल्क को। लेकिन वहां पर जापान के अंदर जब से फुकुशिमा का हादसा पेश आया है, उसके अलावा दुनिया के जहन में अब जो है ना खदशात आ गए कि जोहरी तवानाई पैदा करने से मसला होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान जो है दो बड़े पुरअमन जोहरी तवानाई के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। एक तो आपने चश्मा के नाम से सुना होगा, वो प्रोजेक्ट चल रहे हैं और वो चीन के साथ मेरे ख्याल से कोलैबोरेशन में हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो तैयार हो जाती है तो वो हमारी पूरी कैपेसिटी को फिल नहीं कर सकेंगे, वो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, जहां तक तीसरा जरिया है वो हमारे यहाँ गैस था, लेकिन नेचुरल गैस हमारे यहाँ डिप्लीट हो रही है। आप खुद देख रहे हैं सीएनजी जो है वो स्टेशन भी बंद होना शुरू हो गए, सनतों को भी गैस नहीं मिल रही। तो अगर आप देखें तो हमारा पूरा एनर्जी मिक्स खराब है। लेकिन उसका एक सस्ता हल हमारे पास यही है कि हम एक मेगा प्रोजेक्ट यानी कि डैम बना के अपने मसाइल को हल कर सकते हैं। मैं पहले भी कहता रहता हूँ, इस बात पर बहुत जोर देता हूँ कि जल्द से जल्द डैम बनाएं। लेकिन आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूं कि हम क्योंकि सियासी मसाइल का शिकार है, इस वजह से शायद हमारे मुल्क में कभी भी डैम ना बन सके और हम इसी तरह जो है रोते कुरलाते रहेंगे। बच्चे जो हैं वो इसी तरह पसीने में सोएंगे, खवातीन के पास किचन में बिजली भी नहीं होगी और अब आगे चल के सर्दियों में गैस भी नहीं होगी। तो यही हमारे पास मसाइल होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया अली नासिर साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। माहिर मौशियात अली नासिर तज्ज़ियाकार रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका ये कहना था कि एक सियासी मसला बना दिया गया है इस बिजली की लोड शेडिंग को। सबसे सस्ता जरिया पन बिजली बनाने का है और उस पर हुकूमत की जानिब से अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। डैम्स नहीं बनाए जा रहे हैं। जब तक डैम्स नहीं बनाए जाएंगे, तवानाई के प्रोजेक्ट्स पर काम नहीं किया जाएगा तो बिजली की लोड शेडिंग से छुटकारा हासिल नहीं किया जा सकता है। बुलेटिन में भी यहाँ पर आपको एक ब्रेकिंग न्यूज देंगे। ताज़ा तरीन खबर है, इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली कश्ती जो है वो एक डूब गई है। बहरे हिंद पर 100 मील के जो है दूरी पर यह कश्ती डूबी है और जिसमें 17 पाकिस्तानियों के जाबाहक होने की इत्तलात सामने आ रही है। इंडोनेशिया से आपको ताज़ा तरीन खबर दे रहे हैं और इस वक्त जो 17 पाकिस्तानी डूबने की इत्तलात सामने आ रही हैं।
आपको बता रहे हैं कि इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली कश्ती डूब गई है, जिसमें 200 से ज्यादा अफराद सवार थे और उसमें 17 जो है वो पाकिस्तानी भी मौजूद थे। 17 पाकिस्तानी डूब गए हैं। मुताद्दिद अफराद को इसमें से बाहिफाजत निकाल लिया गया है और अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है। आपको बताते चले कि इंडोनेशिया से 100 मील के फासले पर यह कश्ती डूबी है। इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया जाने वाली कश्ती डूब गई है, जिसमें 200 से ज्यादा अफराद जो सवार थे उसमें 17 पाकिस्तानी भी डूब गए हैं। कश्ती में 17 पाकिस्तानी अफराद जो है उनके जाँ बाक होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। बरतानवी मीडिया की जानिब से ये इत्तलात सामने आ रही हैं कि कश्ती पर सवार मुतअद्दिद अफराद को बचा भी लिया गया है। 200 से ज़ायद अफराद सवार थे इस कश्ती में और कश्ती में खुर्रम एजेंसी और कोयटा से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ज़्यादा सवार थे। जो 17 पाकिस्तानी इसमें जाँ बाक हुए हैं उनमें अक्सरियत का ताल्लुक़ खुर्रम एजेंसी और कोयटा से था। और आपको बता रहे हैं कश्ती हादसे के शिकार अफराद के लवाहिकीन का इस वक्त रब्ता कर रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया से। 15 पाकिस्तानी जो है वो जाँ बाक होने की इत्तलात सामने आ रही है। हादसे के शिकार 25 अफराद का ताल्लुक खुर्रम एजेंसी से है। आपको बता रहे हैं कि इंडोनेशिया के करीब जो है वो हादसा पेश आया है। कश्ती डूबने से 15 के करीब पाकिस्तानी जो है उनके जाँ बाक होने की इत्तलात सामने आ रही हैं। 200 के करीब अफराद इस कश्ती में सवार थे, जिनमें से अक्सर को बचा लिया गया है, मुताबिक अफराद को बचा लिया गया है। बरतानवी मीडिया की जानिब से खबरें सामने आ रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने बलूचिस्तान के मसले को काबिल कबूल अंदाज में हल करने के लिए अंदरून और बैरून मुल्क बैठी बलोच क़यादत को मुज़ाकरात के मेज पर आने की दावत दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात भी की और उन्हें मईशत की बहाली और लोड शेडिंग के बहरान पर काबू पाने के इक़दामात से आगाह भी किया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नई वफाकी काबीना का पहला इजलास ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में मुनक्किद हुआ। अक्सर वज़रा गैर हाजिर रहे। वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने अपनी काबीना के पहले इजलास से खिताब में अपने पेशरो यूसुफ रज़ा गिलानी को खिराज तहसीन पेश किया और कहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी ने आइन के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर उसूली मौक़िफ़ अपनाया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि वो कौम की खिदमत के लिए तमाम सियासी जमातों को हुकूमत से ताउन की अपील करते हैं। इत्तेहादी हुकूमत तवानाई बहरान से तरजीही बुनियादों पर हल करेगी। ज़राई शोबे की तरक्की में बिजली का मसला आड़े नहीं आने दिया जाएगा। उन्होंने PIA, वापडा, स्टील मिल, रेलवेज जैसे इदारों की इंतजामिया को कहा है कि वो इदारों की ऑपरेशनल बेहतरी पर तवज्जो दें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि बलूचिस्तान का मसला हल करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अंदरूनी और बैरून मुल्क बलोच क़यादत को मुज़ाकरात की मेज पर आने की दावत दी जा रही है और हुकूमत मसले के काबिल कबूल हल के लिए तैयार है। बाद में इजलास में एजेंडे की मौज़ूआत पर भी गौर शुरू कर दिया। इसमें तवानाई का बहरान और मुल्क में अमन व अमान के मौज़ूआत शामिल हैं। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने सदर आसिफ अली ज़रदारी से ऐवान सदर में मुलाकात की और उन्हें मईशत की बहाली और लोड शेडिंग पर काबू पाने के इक़दामात से आगाह भी किया। तर्जुमान ऐवान सदर के मुताबिक मुलाकात में मौजूदा सूरत हाल खुसूसन तवानाई के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ज़रदारी को बताया कि मईशत की बहाली और बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर काबू पाने के लिए बिजली की पैदावार बढ़ाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर को गैस की लोड शेडिंग पर काबू पाने के इक़दामात से भी आगाह किया। पंजाब भर के अस्पतालों में हड़ताली डॉक्टर्स मरीजों और लवाहिकीन के लिए अजाब बन गए। पंजाब हुकूमत और यंग डॉक्टर्स के दरमियान महाज आराई एक बार फिर अरूज पर पहुंच चुकी है। डॉक्टर्स ने तमाम सरकारी अस्पतालों की आउटडोर सर्विस बंद कर दी। गंगाराम अस्पताल लाहौर में डॉक्टर्स ने MS ऑफिस के बाहर धरना दिया। हड़ताल के बायस मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर्स की अदम दस्तयाबी के बायस मुतअद्दिद ऑपरेशन भी मुलतवी कर दिए गए। यंग डॉक्टर्स और पंजाब हुकूमत अपनी जिद पर कायम है। आज से डॉक्टर्स ने एहतजाज भी शुरू कर दिया है। यंग डॉक्टर्स सर्विस स्ट्रक्चर न मिलने के बायस 9 रोज से हड़ताल कर रहे हैं। पहले मरहले में आउटडोर बंद थे, मगर अब रोजाना एक अस्पताल के बाहर एहतजाज का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है और जिस रोज जिस अस्पताल के बाहर एहतजाज किया जाएगा उस अस्पताल के इंडोर भी बंद रहेंगे। इस सिलसिले में आज यंग डॉक्टर्स ने लाहौर में गंगाराम अस्पताल के बाहर एहतजाजी धरना दिया और इंडोर बंद कर दिया, जिससे ऑपरेशन बंद रहे। हड़ताल के बायस मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा। मरीजों का कहना है कि वो घरों से आते हैं तो यहाँ आकर मालूम होता है कि अस्पताल बंद है। हुकूमत गरीब मरीजों को इलाज फराहम करने के लिए इकदाम करे। डॉक्टर्स और हुकूमत अपनी अपनी अना से बाहर निकलकर आवाम के बारे में सोचते हुए लचकदार रवैया अपनाए तो इसमें सबका ही भला होगा। यंग डॉक्टर्स के मुताबिक 27 जून को चिल्ड्रन अस्पताल, 28 जून को जना अस्पताल, 29 जून को मेयो अस्पताल, 2 जुलाई को जनरल अस्पताल और 3 जुलाई को डेंटल अस्पताल के बाहर एहतजाज किया जाएगा।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। चौधरी अब्दुल गफूर साहब, रॉयल न्यूज में खुशामदीद कहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया जी। चौधरी साहब, 2 महीने भी सुकून से नहीं गुजरते हैं, यंग डॉक्टर्स की जानिब से हड़ताल शुरू हो जाती है। आखिर इनके मसले को हल क्यों नहीं किया जा रहा है? और इससे अवाम शदीद परेशान नजर आ रहे हैं। आउटडोर्स बंद कर दिए जाते हैं। दूर दराज से जो अवाम नजर आते हैं, अवाम आते हैं अस्पताल में इलाज के लिए, वो उनको वापस ही जाना पड़ता है बगैर इलाज के। आखिर पंजाब हुकूमत की जानिब से मसला हल क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, ये तो पूछे आप कौम के मसीहाओं से, जो अपने आप को कौम के मसीहा कहते हैं, उनसे पूछिए कि क्यों लोगों को कत्ल किया जा रहा है अस्पतालों के अंदर, क्यों लोगों को तड़पाया जा रहा है। बीमारों को बेचारे वहां पे हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं, एक तमाशा बना दिया गया है, हॉस्पिटल्स को ताले लगा दिए जाते हैं और हॉस्पिटल्स के बाहर एक तमाशा खड़ा कर दिया जाता है। मुझे बताइए, ये इट्स अ जोक, ये मजाक है। और आप देखिए जरा, इनसे पूछें, अगर आपके साथ कोई बैठा है, कंपेयर करें दूसरे सूबों के साथ यंग डॉक्टर्स को कि वहां पे क्या इनका पैकेज है और यहाँ पे क्या मिलता है। हमने हमेशा इनको रिस्पेक्ट किया, इनकी बात सुनी है, इनको फैसिलिटेट किया है। ये इस कौम के साथ एक मजाक कर रहे हैं। और देखिए, मैं एक बात पे बड़ा क्लियर हूं, अब इनकी हड़ताल तो है एक तरफ, अब लोग जो आ रहे हैं, अगर किसी दिन किसी सरफिरे का भाई, भतीजा, माँ या बाप इनकी वजह से मर गया, तो फिर वो कत्ल का पर्चा इनके ऊपर करवाएगा, वो फिर इनके गले लगेगा। हमें उस वक्त से डर आ रहा है कि जब वो लोग जो बेचारे अपने अजीजों को, अपने जान से प्यारे फूल जैसे बच्चों को दर्द में तड़पता हुआ लेके अस्पतालों की तरफ आते हैं और ये उन्हें ना पूछेंगे और उन्हें कोई नुकसान हो गया, तो वो फिर इनकी तरफ जाएंगे। वो फिर गवर्नमेंट, इस पे कोई फॉल्ट नहीं है, हम डिफॉल्टर नहीं है, हमने हमेशा इनकी बात सुनी है और इनको फैसिलिटेट किया है। ये कोई तरीका है? दिस इज नॉट द प्रॉपर वे कि एक लम्हे में कोई बात हो और हड़ताल करके बाहर आ जाए। इस तरह सिस्टम चलते हैं, इस तरह मुल्क चलते हैं, इस तरह कौमें बनती हैं। कौमें ऐसे नहीं बनती हैं। चौधरी साहब, इनके मसले को एक ही दफा हल क्यों नहीं किया जाता है? आखिर ये हर 2 महीने बाद क्यों सड़कों पर आ जाते हैं? एक ही दफा इनके मसले को क्यों नहीं हल किया जा रहा है? एक तो मैं ये कह रहा हूँ, हमने अपने कम वसाइल के बावजूद मैक्सिमम फैसिलिटेट किया है इनको। ऐसा नहीं लग रहा है ये दावे इस तरह के दावे तो चौधरी साहब, इस तरह के दावे तो वफाकी हुकूमत की जानिब से भी आते हैं कि हमने बिजली की लोड शेडिंग के हल के लिए तमाम इक़दाम किए हैं। लेकिन चौधरी साहब, एक सवाल है कि इस तरह के दावे तो वफाकी हुकूमत भी करती है कि हमने बिजली के मसले को हल कर लिया, लेकिन पंजाब हुकूमत यंग डॉक्टर्स के मसले में फंस गई और ये हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो अभी देखें, पूरी कौम का कुर्बानी देने का वक्त है। सबको अपने अपने साथ अपने उन पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। पाकिस्तान इस तरह अपनी मंजिल तक नहीं जाएगा। कौमें ऐसे नहीं बनती। इस तरह कौमों के साथ मजाक करना मुनासिब नहीं है। अब इस वक्त कुर्बानियां दें, इनका बड़ा रीजनेबल पैकेज है जो इनको दिया जा रहा है। चौधरी साहब, किसकी जिम्मेदारी है? क्यों हल नहीं किए जा रहे हैं? अगर डॉक्टर इस तरह कर रहे हैं तो पंजाब हुकूमत के पास इसका हल क्या है? भाई देखें, हमने तो पिछले साल भी इन्होंने हड़तालें की, कई लोग बेचारे दर्द से तड़प के मर गए। और इस दफा भी मैंने अपने हल्के का एक अली रजा, 9 साल उम्र उस बच्चे की, 2 जगह पे उसकी टांग टूटी हुई और 14 दिन जिला हॉस्पिटल में पड़ा रहा। किसी ने उसको ऑपरेट नहीं किया। उसके बाप ने पता नहीं अपना घर बेचा या अपनी जान बेची है। वो प्राइवेट एक हॉस्पिटल में उठा के ले गया अपने बेटे को, 14 दिन तड़पता रहा जिला हॉस्पिटल में और उसने जाके वहां पे प्राइवेट जाके और अपना उस बच्चे को ऑपरेट करवाया है। ये पाकिस्तान है। मैं इनसे पूछता हूं कि कौम के मसीहाओं से कि इस गरीब कौम का जो पैसा तुम्हें डॉक्टर बनाने पे लगा है, इसलिए लगा था ये दर्द से तड़पते रहे और तुम इनका मजाक उड़ाते रहो, तुम अस्पतालों को ताले लगा के बाहर खड़े हो जाओ। मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, मेरी फीलिंग्स, मेरे जज्बात इससे बहुत ज्यादा हैं। मैं आपको बिल्कुल, आई एम वेरी मच क्लियर अबाउट दैट। ये तमाशा इस कौम के साथ अब नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये तमाशा। और गवर्नमेंट को भी अपनी रिट बहाल करनी चाहिए एट एनी कॉस्ट। जो कुछ होता है होता रहे। ये कोई बात है? ये मजाक है। और ये मजाक बार बार हम बर्दाश्त करते हैं, फिर ये बाहर सड़कों पे खड़े होते हैं, ये मजाक उड़ाते हैं हमारा। किसके कहने पे बाहर सड़कों पे आए ये?
डॉक्टर साहब, पंजाब हुकूमत आखिर, चौधरी साहब, पंजाब हुकूमत आखिर इसका हल कब निकालेगी? अब ये मुसलसल एहतजाज करते नजर आ रहे हैं, एक ही दफा इसका हल क्यों नहीं निकाल लिया जाता है? मरीज तो परेशान है। मुझे ना पूछे, मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ, मैं सीधा साधा पाकिस्तानी आदमी हूँ। मेरे जज्बात में मैं सियासत में रहते हुए मैं सियासतदान नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ बंदा हूँ। मैं नबी पाक सल्लल्लाहु करीम आका के दर का फकीर, बल्कि कमी कमीद हूँ, और ये परवाह नहीं कि मैं वजीर हूँ, लेकिन जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। कल को रोजे महशर को जो मेरे नबी की उम्मत के लोग तड़पते रहे और कलमा पढ़ने वाले लोग क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे मेरे नबी को, जिनकी उम्मत दर्द से तड़प रही है और डॉक्टर बाहर खड़े हैं? ये कोई बात है? ये मुनासिब नहीं है। नहीं जी चौधरी साहब, विफाकी हुकूमत की जानिब से अस्पतालों को, चौधरी साहब, विफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के मसले पर ये दावे सामने आते हैं कि हम इस मसले को हल कर रहे हैं और हमने बड़े इकदाम किए हैं। इसी तरीके से नून लीग की जानिब से भी, पंजाब हुकूमत की जानिब से भी ये दावे सामने आ रहे हैं कि हमने यंग डॉक्टर्स के मुतालबात हल कर दिए हैं, लेकिन मसले जो है, मसला अपनी जगह पे बरकरार है। एक ही दफा मसले को देखिए, इनको पैकेज पूछें कि कितना पैकेज है जो इनको मिल रहा है, क्या दूसरे सूबों में उसके बराबर है? असल में ये तो सीधी एक ब्लैकमेलिंग, मैं तो इसको कहूंगा एज ए पॉलिटिकल वर्कर, अगर मुझे समझे कि जो चाहता है बाहर रोड पे आए, 4 दिन हड़ताल करे और ब्लैकमेल कर ले हुकूमत को। मुझे बताएं, ये ब्लैकमेलिंग का टाइम है? हमारा मुल्क, हमारा कौम ये सिस्टम ये अफोर्ड कर सकता है? हम दुनिया हमारे ऊपर नजरें लगा के बैठी है कि और हमारे बच्चों को जिंदा जलाया जा रहा है, कहीं ड्रोन अटैक हो रहे हैं, उन लोगों को मार दिया जाता है जिनके घरों में कफन के पैसे नहीं है, और उल्टा हम एज ए डॉक्टर, एज ए क्लर्क या वट एवर, जो भी जिस शोबे में है कोई बात हो, हम बाहर जाके खड़े हो जाएं। दुनिया हमें मारना चाहती है और हम अपने लोगों को खुद अपने हाथ से कत्ल करना शुरू कर दें। ये इंसाफ है? उसूल है? मुझे बताइए आप। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने का। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और सूबाई वजीर चौधरी अब्दुल गफूर रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे, और उनका ये कहना था कि यंग डॉक्टर्स के मुतालबात पंजाब हुकूमत हमेशा ही मानती आई है और इनके पैकेजेस भी अच्छे रखे हुए हैं। इसके बावजूद भी तनख्वाहों में इजाफे के लिए हड़ताल करते नजर आते हैं, अवाम शदीद परेशान नजर आती है। पंजाब में यंग डॉक्टर्स और हुकूमत अपनी जिद पर कायम है। ISS डॉक्टर्स ने एहतजाज भी शुरू कर दिया है। और अब कुछ बात करते हैं शहर कायद के बिगड़ते हुए हालात के हवाले से। कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला रुक न सका। KESC के अफसर समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में फायरिंग से हलाकतों का सिलसिला जारी है। KESC के अफसर समेत 4 अफराद जाँ बहक। सरजानी तेसर टाउन में अतीक नामी नौजवान को फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। नॉर्थ नाजमाबाद में कार पर फायरिंग से KESC का अफसर अली इमरान जाफरी मारा गया। जहांगीर रोड के इलाके में फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। रात के गोधरा में फायरिंग से 28 साल नौजवान जान की बाजी हार गया। ख्वाजा अजमेर नगरी के इलाके में निसार अब्बासी गोली का निशाना बना। लियारी के इलाके चाकीवाड़ा में 60 साल मोहम्मद अली को कत्ल कर दिया गया। डिफेंस और पाक कॉलोनी में फायरिंग से नौमान और एक नामालूम शख्स जख्मी हो गया। उधर लियारी गैंग वॉर के मुलजिम फुरकान उर्फ टिंडा ने 70 से जायद शहरियों को कत्ल करने का एतराफ भी किया है। इतवार के रोज मंगू पीर से मिलने वाली दोनों लाशों की शिनाख्त नबीउर रहमान और इरफान के नाम से हो गई है। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन SSP मलीर राव अनवाद पर हमले में मतलूब मुलजिम शेर जमान महसूद के भाई थे। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में टारगेट किलिंग से मुतालिक दरख्वास्तों की फौरी समाअत की दरख्वास्त पर वफाकी और सूबाई सेक्रेटरी दाखिला समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों को नोटिस जारी कर दिए हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक रवां साल अब तक 773 शहरी टारगेट किलिंग की भेंट चढ़ चुके हैं। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मकबूल बाकिर और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त गुजार इकबाल काजमी की फौरी समाअत के लिए दायर दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 2009 से आईनी दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा हैं और शहर में टारगेट किलिंग की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं और गुज़श्ता दिनों दरख्वास्त गुजार पर भी कातिलाना हमला हुआ। ताहम गनमैन की जवाबी फायरिंग
फायरिंग से वो महफूज रहे। उन्होंने अदालत से इस्तदा की है कि शहरियों के जानो माल महफूज नहीं और हुकूमत टारगेट किलिंग को रोकने में नाकाम हो चुकी है। शहर में जारी टारगेट किलिंग के दौरान रवां साल अब तक 773 शहरी हलाक हो चुके हैं। जनवरी में 98, फरवरी में 115, मार्च में 117, अप्रैल में 165, मई में 82 और 24 जून तक 96 शहरी टारगेट किलिंग का निशाना बने। अदालत ने आईनी दरखास्तों की फौरी समाअत की। दरखास्त मंजूर करते हुए विफाकी सूबाई सेक्रेटरी दाखिला, कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत शहर के 54 मुतासरा थानों के SHO को नोटिस जारी कर दिए हैं। बुलेटिन में अभी यहाँ वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। रॉयल न्यूज के साथ रहिएगा।